Hello everyone, this is Bhumika and today we will start a new lecture, a new topic, amino acids and proteins. तो हमने अपने 2 बायोमॉलिक्यूल्स कंप्लीट कर लिए हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो मैं पहले ही बता दूं कि ये जो चैप्टर होगा ना अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, ये थोड़ा लंबा चैप्टर होगा क्योंकि हमें इसमें अमीनो एसिड्स भी कवर करना है और प्रोटीन भी कवर करना है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स की लगभग 3 क्लास जाएंगी, ठीक है। 3 या 4 क्लास में अमीनो एसिड्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम प्रोटीन स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़ा ये लंबा लेक्चर जाने वाला है, ठीक। तो शुरू करते हैं। अमीनो एसिड्स, क्या समझते हैं हम अमीनो एसिड से? तो अमीनो एसिड जो है वो एक मोनोमर यूनिट है। किसका मोनोमर यूनिट है? वो मोनोमर यूनिट होता है प्रोटीन्स का, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन क्या है? एक बायोमॉलिक्यूल है। ये प्रोटीन एक बायोमॉलिक्यूल है। अब जो बायोमॉलिक्यूल है, हम अभी तक बायोमॉलिक्यूल का पढ़ते हैं कि हर एक के पास अपना एक मोनोमर यूनिट है। तो वैसे ही प्रोटीन के पास उसका मोनोमर यूनिट होता है, जिसे हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। सो द अमीनो एसिड्स आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स। और प्रोटीन क्या है? दे आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो क्या होते हैं प्रोटीन? देखो, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड के नाम में ही पता चल रहा है कि ये 2 चीजों से मिलकर बना है, एक अमीनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप, ठीक है। तो जब हम इसके नेम को ब्रेक करते हैं, अमीनो और एसिड को जब हम ब्रेक करते हैं, तो इसके 2 कंपोनेंट्स आते हैं, अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप। अमीनो ग्रुप क्या है? ये NH3 प्लस अमीनो ग्रुप, एंड एसिडिक ग्रुप इज कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप इज एसिडिक ग्रुप, COOH, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो, अमीनो एसिड्स कंटेन बोथ एन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम व्हिच इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं, ये एक कार्बन है, ठीक है। इसके एक साइड पे COOH जो है वो है, उसके बाद एक साइड पे NH3 प्लस प्रेजेंट होता है, H होता है और R साइड चेन होती है, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड। इसमें आपका एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसमें अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को कह देते हैं अमीनो एसिड। तो जितने भी हम अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे, इसमें आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉमन होगा, ये हर किसी अमीनो एसिड में पाया जाएगा। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा? इसकी R साइड चेन पे। इसकी R साइड चेन हर एक अमीनो एसिड पे वराई करेगी। हर एक अमीनो एसिड में R साइड चेन जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। ये सबको पता होगा, ठीक है। तो जो अमीनो एसिड्स है, इसमें ये जो है, ये है कार्बन। इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके एक साइड पे जुड़ा हुआ है अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो जब पहला जो कार्बन होता है, हाँ, जो फर्स्ट कार्बन है जिसके साथ आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये अमीनो ग्रुप जुड़ा है, उस कार्बन को हम कह देते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, उसे हम कह देंगे अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो अल्फा कार्बन के साथ अमीनो ग्रुप जुड़ा है, उसे हम कह देंगे अल्फा अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने वही चीज बताया है कि ये जो कार्बन है, ये आपका कार्बन COOH के साथ जुड़ा हुआ है, NH3 प्लस के साथ जुड़ा है, मतलब अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। तो ये जो है ये अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन जिस आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा है, वो भी आपका अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, और जिस अमीनो के साथ जुड़ा है वो भी आपका अल्फा अमीनो ग्रुप हो जाएगा। और जो इसकी R साइड चेन होगी, वो हर एक अमीनो एसिड के लिए वराई करेगी। हर एक अमीनो एसिड में डिफरेंट आपको R साइड देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियर डायग्राम है, देखो, ये है कार्बन जिसे हम, ये अल्फा कार्बन कहा, ठीक है। अल्फा कार्बन जो है ये COOH के साथ जुड़ा हुआ है, साथ में NH3 प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये NH2 मैंने ड्रॉ किया है, NH3 प्लस के साथ जुड़ा है, और यहाँ पर R साइड चेन, ये R साइड चेन क्या होगी? बराई करेगी, ठीक है। तो ये हमें ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन स्ट्रक्चर होता है आपके अमीनो एसिड का, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए,
आगे बढ़ते हैं। आपके अमीनो एसिड्स जो है ना, अमीनो एसिड्स जो है, 2 पार्ट में हम अमीनो एसिड्स को डिवाइड करते हैं। एक होते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड और दूसरे होते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ठीक है, एक क्या होते हैं, एक होते हैं आपके स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, दूसरे होते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की, तो टोटल आपके 22 अमीनो एसिड देखने को मिले। जो 2 हैं वो लेटेस्ट अमीनो एसिड डिस्कवर हुए हैं, पर इससे पहले आपके 20 अमीनो एसिड्स जो थे वो प्रॉपर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। फिर जो 2 अभी डिस्कवर हुए हैं वो अमीनो एसिड्स ऐसे हैं कि उनके पास अपना अमीनो एसिड टीआरएन सिंथेसिस शेल नहीं है। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है ना कि 20+2 यहाँ पर 22 अमीनो एसिड्स आपके स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में आते हैं। इसमें से जो जो दो अमीनो एसिड जो है वो एक सेलुलोसिस्टीन है और एक पायरोलाइसिन है। ठीक है, तो इनके पास ये क्या है कि ये राइबोसोमली इनकॉर्पोरेटेड तो होते हैं, बट इनके पास या फिर टीआरएनए नहीं होगा, या वो दूसरे का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, या फिर दूसरे का अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम यूज करते हैं। तो जो आपके अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज है ना, जो एंजाइम हम आगे इसमें देखेंगे, वो केवल 20 अमीनो एसिड्स के पास है, इन 2 अमीनो एसिड्स के पास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर सेपरेट रखें 20+2। 20 जो है ये पहले हमारे अमीनो एसिड से पहले की, और जो 2 है वो अभी लेटेस्ट डिस्कवर हुए हैं। ठीक है, सो देयर आर 22 अमीनो एसिड्स। ठीक, और ये 22 अमीनो एसिड क्या करते हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं। ठीक, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स किसे कहा जाता है? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स आपके ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो राइबोसोमली इनकॉर्पोरेटेड होते हैं प्रोटीन्स में। ठीक है, जब आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उस टाइम पे जब ट्रांसलेशन होता है तो राइबोसोम में ये इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, ये ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं। सो इनकॉर्पोरेटेड राइबोसोमली इनटू प्रोटीन। जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होती है उनके पास अपना ओन एंटीकोडॉन होता है ना, एंटीकोडॉन टीआरएनए या फिर अपना ओन कोडॉन एमआरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके पास अपना ओन अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम भी होता है, पर ये केवल और केवल 20 अमीनो एसिड्स के पास बस प्रेजेंट है। ठीक है, वो जो 2 अमीनो एसिड है उनके पास नहीं है। जितने भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हम पढ़ते हैं वो सारे एल फॉर्म में होते हैं, एल अल्फा अमीनो एसिड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो इसका मोस्ट कॉमन फॉर्म है अमीनो एसिड्स का वो एल फॉर्म होता है, और शुगर्स का जो कॉमन फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, डी फॉर्म होता है, वो हमने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड तो आपको 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड मिलते हैं, पर जो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है वो आपको मोर देन 300 आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड देखने को मिलता है। तो ये जो अमीनो एसिड है ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं आपकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से। अभी जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है वो आपका परमानेंट भी हो सकता है या फिर रिवर्सिबल भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कुछ ये जो अमीनो एसिड है ये आपको मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स में भी बनते हैं। ठीक है, so amino acids that occur naturally in cells but are not incorporated into peptides or polypeptide through ribosomal synthesis is called non-standard amino acid। तो अभी हमने क्या देखा कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड में जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे राइबोसोमली इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, बट जो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं वो राइबोसोम से इनकॉर्पोरेट नहीं होते। ठीक है, ये हमने अभी देखा। और ये कैसे बनते हैं, ये मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट से या फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से बनते हैं। ठीक है, कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं जो are constituent of ribosomally synthesized protein when they are generated by post-translational modification of a standard amino acid which are incorporated ribosomally into protein। ये चीज हम अभी देखेंगे। 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन, 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन का ये कैसे फॉर्म हुआ, ये बनता है प्रोलीन के डेरिवेटिव से। प्रोलीन में जब आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो जाता है, OH ग्रुप ऐड हो जाता है, तो वहां पर ये बन जाता है हाइड्रोक्सीप्रोलीन। ऐसे ही लाइसिन में जब हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो जाता है तो बन जाता है हाइड्रोक्सी लाइसिन। ठीक है, तो वैसे ही इसके डेरिवेटिव्स है, ये होते हैं आपके पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। देखो कैसे होगा, मान लो ये आपका एक mRNA है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेशन चल रहा है, ये mRNA है, mRNA है। ठीक है, इस mRNA पे राइबोसोम बैठा हुआ है।
यहाँ पर चल रहा है ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो है ये आपके स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स बन गए। क्या बन गए? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। अब क्या हुआ कि यहाँ पर अभी सिंथेसिस हो रहा है प्रोटीन का, अब यहाँ पर फुल्ली सिंथेसिस हो गया प्रोटीन का। ये कुछ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है। होगा क्या कि जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है इनमें होगा आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है इनमें होगा आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो क्या होगा, मान लो ये जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है इनमें से एक है आपका लाइसिन, लाइसिन का हमने डिनोट किया है के से। एक है आपका प्रोलीन, प्रोलीन को हमने डिनोट किया है पी से। और एक है आपका सीरीन, सीरीन को हमने डिनोट किया है एस से। ठीक है, ये जो है ना इसका एब्रिविएशन हम आगे पढ़ेंगे। इसका एब्रिविएशन बहुत जरूरी होता है, याद रखना, हर एक अमीनो एसिड का एब्रिविएशन याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, देखो, जो अब ये जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है इसका होगा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। जब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगा तो क्या होगा, जो आपका लाइसिन है, लाइसिन में हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा और प्रोलीन में हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। और जो सीरीन है उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, लाइसिन और प्रोलीन का हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, और जो सीरीन है उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये जो आपका लाइसिन और प्रोलीन है इसका जो मॉडिफिकेशन हमने किया, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो हुआ यहाँ पर, वो परमानेंट मॉडिफिकेशन है। पर जो सीरीन का यहाँ पर जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हुआ, मान लो ये आपका रिवर्सेबल है, ये रिवर्स हो सकता है। तो होगा क्या, ये जो है यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, जब इसका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो अब हम इस टर्म को क्या करेंगे, ये बन जाएगा आपका हाइड्रोक्सी लाइसिन, ये बन जाएगा हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ठीक है, क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी लाइसिन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन। वैसे ही हमने इसका फॉस्फोराइलेशन कर दिया सीरीन का, तो ये क्या बन जाएगा, फॉस्फोसीरीन। ठीक है, फॉस्फोसीरीन बन जाएगा। अभी मैंने बताया कि जो आपके हाइड्रोक्सी लाइसिन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन है, ये आपके परमानेंट मॉडिफिकेशन है। तो जब यहाँ पर प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा, जब ये प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा, तो जब ये जो हाइड्रोक्सीप्रोलीन और हाइड्रोक्सीलाइसिन है ना, ये जब बाहर आएंगे, उसमें से बाहर आएंगे तो वो इसी फॉर्म में बाहर आएंगे। इसे ओवेच जो है वो इसे नहीं छोड़ेगा, है ना, जो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो उसको उससे अलग नहीं होगा, वो उसी फॉर्म में ये दोनों बाहर आ जाएंगे। बट जब इसका डिग्रेडेशन होगा, क्योंकि ये जो था वो रिवर्सिबल मॉडिफिकेशन था, है ना, रिवर्सिबल मॉडिफिकेशन मतलब ये सीरीन जो है वो अपना फॉर्म ले सकता था फिर से। तो जब ये रिवर्सिबल मॉडिफिकेशन की वजह से जब इसका डिग्रेडेशन हुआ ना, जब प्रोटीन का डिग्रेडेशन हुआ, तो क्या हुआ, ये जो फॉस्फोसीरीन है इसका जो फॉस्फो ग्रुप है वो इस प्रोटीन के साथ ही डिग्रेड हो गया और ये सीरीन जो है वो अकेला बाहर आया। तो अब ये जो सीरीन है, ये देखो, ये सीरीन जो है अब आगे वो दूसरे प्रोटीन्स में और इनकॉर्पोरेट हो सकता है। पर ये जो दोनों है हाइड्रोक्सी लाइसिन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये आगे दूसरे प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये जो लाइसिन और प्रोलीन था, इनके पास तो अपना अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज और आपका टीआरएनए था, है ना। तो अब जो आपके दूसरे अमीनो एसिड्स हैं या जो टीआरएनए है, वो इसे पहचानने से मना कर देगा, तो इनके पास अपना टीआरएनए ही नहीं बचेगा, तो फिर वो इनकॉर्पोरेट भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इनका अपना डीएनए नहीं बचेगा, ये इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है हाइड्रोक्सी लाइसिन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन, आफ्टर परमानेंट मॉडिफिकेशन, ये फिर से दोबारा से आपके प्रोटीन में जाकर इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया सबको? ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन स्टेरॉयड अमीनो एसिड्स में कुछ चीजें हमें याद रखनी है। ये मैंने बताया कि दे आर नॉट डायरेक्टली इनकोडेड बाय जेनेटिक कोड और राइबोसोमली इनकॉर्पोरेट। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था नॉन स्टेरॉयड अमीनो एसिड कैसे बनते हैं, एक बनते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से और एक बनते हैं आपके मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से कौन कौन से बन रहे हैं, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, गामा कार्बोक्सीग्लूटामेट एंड फॉस्फोसिरीन। इसका जो पेरेंट अमीनो एसिड है, जो आपके ये जो है ये सारे आपके स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का क्या हो रहा है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो इसका जो पेरेंट अमीनो एसिड है वो कौन है, प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन का है प्रोलीन, कार्बोक्सी ग्लूटामेट का है ग्लूटामेट, फॉस्फोसिरीन का है सीरीन। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, तो ये जो हाइड्रोक्सीप्रोलीन है इसका फंक्शन है स्टेबलाइज करना कोलेजन की ट्रिपल हेलिक्स को। जब हम आगे प्रोटीन पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे ये स्टेबलाइज करता है कोलेजन की ट्रिपल हेलिक्स को। इसके साथ साथ आपका हाइड्रोक्सी लाइसिन भी सेम वर्क करता है और उसका जो पेरेंट अमीनो एसिड होगा वो कौन होगा, लाइसिन होगा।
फिर हम बात करेंगे गामा कार्बोक्सीग्लूटामेट की। तो ये क्या करता है, कैल्शियम बाइंडिंग और क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करता है। फॉस्फोसीरीन क्या करेगा, ये सिग्नल का ट्रांसडक्शन कराता है। वैसे ही कुछ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स हैं जो बायोसिंथेसिस और डिग्रेडेशन पाथवे में अकर होते हैं। जैसे पहला है आपका सिट्रुलिन, फिर है ऑर्निथिन, फिर है ओमोसिलिन। तो सिट्रुलिन जो है, सिट्रुलिन और ऑर्निथिन, ये आपको यूरिया साइकिल जब आप पढ़ोगे तो वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। यूरिया साइकिल में होमोसिलिन जो है मिथ्योनिन पाथवे में हम देखते हैं। ठीक है। तो सिट्रुलिन जो है वो क्या करता है, इसका काम होता है नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट करना। ऑर्निथिन का काम होता है ये प्रिकर्सर की तरह काम करता है पॉलियमीन्स के लिए। होमोसिलिन का काम होता है ये इंटरमीडिएट होते हैं प्लांट्स में। ठीक है। हम्म। तो नेक्स्ट हम आते हैं, ये जो हम देख रहे थे ना इसका स्ट्रक्चर, इसमें हमने देखा था अल्फा अल्फा कार्बन के बारे में। हाँ, पर अल्फा कार्बन के अलावा भी जैसे बाकी जितने भी पोजीशन पे कार्बन जुड़ते जाते हैं हम उसका नाम चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर अभी अल्फा कार्बन है क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन है जिससे आपके अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो in alpha amino acid, both the amino group and carboxyl group are attached to the same alpha carbon atom. ठीक, but other than alpha carbon atom, there are beta, gamma, delta, and epsilon amino acid depending upon the location of carbon atom to which amino group is attached. ठीक है। तो देखो इस स्ट्रक्चर में देखो, ये आपका है सी अल्फा, मतलब ये देखो, ये जो है आपका फर्स्ट कार्बन है ना, ये फर्स्ट कार्बन है। ये जो है आपका स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है अमीनो एसिड का। ठीक है। तो ये फर्स्ट कार्बन है। अब ये जो फर्स्ट कार्बन है इसे हमने कह दिया अल्फा। ये अल्फा कार्बन जिससे जुड़ा है इसे हम कहेंगे अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप, इसे हम कहेंगे अल्फा अमीनो ग्रुप। अब ये जो है ये इसकी पूरी आर चेन है। हम जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसा रहता है, सी अल्फा, COOH, फिर यहाँ पर आएगा NH3+, ठीक है, H और नीचे R रहता है, ये आर चेन होती है। तो ये जो है ना ये हमने बनाई है, ये आर चेन है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है लाइसिन का स्ट्रक्चर। तो लाइसिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपको एप्सिलॉन कार्बन तक आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसमें ये आपका है अल्फा कार्बन। अब इसके नीचे जो नेक्स्ट कार्बन जुड़ा उसको हम क्या कह देंगे, बीटा कार्बन। उसके नीचे वाले हम कार्बन को कहते हैं गामा कार्बन। उसके नीचे वाले कार्बन को कहेंगे डेल्टा। फिर उसके नीचे एप्सिलॉन। ठीक है। तो जैसे जैसे उसकी सीक्वेंस बढ़ रही है वैसे वैसे हमने उसका पोजीशन का नाम चेंज कर दिया, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन नाम रख दिया। ठीक है। तो लाइसिन में आपको एप्सिलॉन, एप्सिलॉन अमीनो एसिड, मतलब लाइसिन जो है वो एक एप्सिलॉन CH2 रखता है, एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप शो करता है। ठीक है। देखो इसके एप्सिलॉन पोजीशन में आपका ये अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए लाइसिन के पास कहा जाता है कि इसके पास होता है आपका एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप। ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की, कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को हम कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन होता है ये होता है आपकी उसके आर ग्रुप पे, है ना। आर चेन ही तो वैराई करती है ना, तो हर एक की आर चेन जो है उसमें वेरिएशंस आते हैं, उसकी पोलैरिटी और टेंडेंसी कि वो H2O जो है उसके साथ में कैसे इंटरेक्ट करेगा, है ना, एट फिजियोलॉजिकल pH 7। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, और ये देखेंगे हम pH 7 पे। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है आर साइड चेन और एक होता है, सॉरी, एक होता है आर साइड चेन नॉन पोलर और एक होता है आर साइड चेन पोलर। ठीक है। एक होते हैं नॉन पोलर और एक होते हैं पोलर। तो नॉन पोलर में आते हैं दो टाइप्स, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। क्या आते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक में आता है ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, मिथियोनिन, वैलिन। अच्छा, इसको याद करने का ना मैंने अपना एक ट्रिक बनाया है, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसको एलिफेटिक अमीनो एसिड्स को याद करने का मैंने ट्रिक बनाया था। गोभी, आलू, इसको मैंने चलो ठीक है, गोभी, आलू, लजीज, इतना, मेथी, पालक, वालों। इसको थोड़ा सा आप ऊपर नीचे लिख लेना, तो क्या ये एक सीक्वेंस बन जाएगा, गोभी, आलू, लजीज, इतना, मेथी, पालक, वालों। ठीक है। तो ये मैंने अपना सीक्वेंस बनाया था, आप लोग ऐसे ही ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने सारे अमीनो एसिड्स को कैसे याद रखें कि कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है ना, कौन सा एलिफेटिक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो गोभी, आलू, लजीज, इतना, मेथी, पालक, वालों।
ठीक है। तो एलिफेटिक अमीनो एसिड्स में है। एरोमेटिक अमीनो एसिड में क्या है आपके ट्रिप्टोफेन, फेनिलएलनिन, टायरोसिन। ठीक है। तो ट्रिप्टोफेन, फेनिलएलनिन और टायरोसिन, और हर एक का एब्रीविएशन याद होना चाहिए। जैसे ग्लाइसिन का एब्रीविएशन है जी, एलेनिन का ए, ल्यूसिन का एल, आइसोल्यूसिन का आई, प्रोलिन का पी, मिथ्योनिन का एम, पेनिन का वी। ये तो इजी एब्रीविएशन है, बट यहाँ पे देखो ट्रिप्टोफेन का हो गया डब्ल्यू, फिनाइलएलानाइन का होता है एफ, टायरोसिन का होता है वाई। ठीक है। वैसे ही अब ये जो है आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड जो है, ये जो है ना अमीनो एसिड, ये क्या करते हैं, आपको पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करते हैं। ठीक है, मतलब ये यूवी एब्जॉर्ब करते हैं। जो हम एब्जॉर्बेंस लेते हैं ना, जब हम प्रैक्टिकल्स करते थे, तो उसमें हम एब्जॉर्बेंस लेते हैं। एब्जॉर्बेंस किस वजह से आता है, ये इन्हीं अमीनो एसिड की वजह से वहां पर एब्जॉर्बेंस शो होता है। जो 280 नैनोमीटर पर एब्जॉर्बेंस हम लेते हैं, तो इन्हीं अमीनो एसिड की वजह से होता है। ठीक है। ठीक है, तो ये एरोमेटिक अमीनो एसिड हमने देखा। इसमें हमने क्या देखा, ट्रिप्टोफेन, फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन, ये क्या करते हैं, इनके पास होती है एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग का यहाँ पर काम होता है, ये यूवी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, एट 280 एनम, और इनके पास होती है पाई इलेक्ट्रॉन शेल्स। ठीक है, आगे हम देख लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पोलर। तो पोलर में दो टाइप के हैं, अनचार्ज और चार्ज। पोलर अनचार्ज में क्या आएंगे आपके सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन एंड एस्पैरागिन। आप लोग इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है। और पोलर चार्ज में आपके आते हैं दो चीजें, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। इसमें आएगा आपका लाइसिन, हिस्टीडीन, आर्जिनिन। इसका मैंने अभी बताया था, एब्रिविएशन याद रखना जरूरी है। सीरीन का है एस, थ्रियोनिन का है टी, टायरोसिन का है वाई, सिस्टीन का है सी, ग्लूटामिन का है क्यू, एस्पैरागिन का है एन। ठीक है। जैसे ही लाइसिन का है के, हिस्टीडीन का है एच, आर्जिनिन का है आर। और नेगेटिवली चार्ज की मैं बात करूं, यहाँ पर है दो, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। एस्पार्टेट का है डी, ग्लूटामेट का है ई। ठीक है। तो ये हमारा जो है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। ये याद होना जरूरी है। आप फिर उसकी ट्रिक बना के याद रख सकते हो, तो वो ट्रिक के थ्रू याद हो जाएगा सबको। अब कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं, हम आगे और भी प्रॉपर्टीज देखेंगे, बट यहाँ पर हम कुछ उसके एक 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 प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ग्लाइसिन का क्या प्रॉपर्टी, ग्लाइसिन जो है ये होता है एक आयरन, एक आयरन कार्बन। मैंने बताया था कायरल कार्बन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट वाले लेक्चर में। कायरल कार्बन क्या होते हैं, ऐसा कार्बन जो चार डिफरेंट एटम के साथ जुड़ा हो। पर ग्लाइसिन क्या होता है, ग्लाइसिन का जो आर साइड चेन है वहां पर एच प्रेजेंट होता है, और उसका एच, उसके आर साइड चेन में भी एच होता है, और जो आपका अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है, कॉमन स्ट्रक्चर, उसमें भी आर के जस्ट ऊपर एच पाया जाता है ना। मतलब कार्बन के ऊपर एच होता है, वो सबको याद होगा। तो वहां पर ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में दो एच होने की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, मतलब एक कारल कार्बन हो जाता है। मैंने बताया था कि जिसका कारल कार्बन नहीं होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और ग्लाइसिन बहुत ही स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है। फिर है एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेलिन। ये जो है आपके जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं उनके इंटीरियर में पाया जाता है। ठीक है। प्रोलीन, प्रोलीन एक प्रकार का इम्यूनो एसिड है। दे आर नॉट अमीनो एसिड, दे आर इम्यूनो एसिड। ठीक है, प्रोलीन क्या है याद रखना है कि ये इम्यूनो एसिड है। और जिस भी स्ट्रक्चर में प्रोलीन आ जाए, जिस भी प्रोटीन में प्रोटीन आ जाए, उस प्रोटीन को वो डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि ये अपने ही रिंग के साथ ये क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। ठीक है। तो प्रोटीन जो है ये क्या है, इमीनो एसिड है। अमीनो एसिड नहीं है, ये इमीनो एसिड है जिसके पास सेकेंडरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। मिथ्योनिन, मिथ्योनिन क्या होते हैं, मिथ्योनिन ऐसे अमीनो एसिड है जिनके पास सल्फर प्रेजेंट है, बट ऐसा सल्फर है जो आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना सकते। ये जो सल्फर है, ये ऐसे सल्फर है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना सकते। और जब कभी भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, वहां पर जो सबसे पहला अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट होता है वो होता है आपका मिथ्योनिन। ठीक है। फिर हमने बात की थी ट्रिप्टोफेन, फिनाइलएलानाइन और टायरोसिन। तो ये जो तीनों अमीनो एसिड्स हैं, इनके पास होती है पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, और इनका अब्सॉर्बेंस होता है 280 नैनोमीटर, ये भी हमने देखा। ठीक है। और टायरोसिन जो होता है वो होता है OH कंटेनिंग। ठीक है। टायरोसिन जो है आपका सीरीन थ्रियोनिन के साथ भी देखने को मिलता है। सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन की जो है पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो टायरोसिन जो है पोलर भी होता है क्योंकि इसके पास OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये पोलैरिटी भी शो करता है। तो सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन जो है ये क्या होते हैं, OH कंटेनिंग होते हैं, और इनकी OH की वजह से ये इजिली फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टीन। सिस्टीन क्या होता है, सिस्टीन जो है इनके पास होती है सल्फा हाइड्रिल ग्रुप।
मतलब उसके पास भी सल्फर प्रेजेंट होता है, बट इस सल्फर के साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो है, ये क्या कहते हैं, ये जो सिस्टीन है, ये एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है। मिथ्योनीन के पास भी सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, बट वो जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना सकता। केवल सिस्टीन जो है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, सल्फा हाइड्रिल या फिर थायोल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है। और जो सिस्टीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है सीरीन के, बट ये क्या कंटेन करता है, सल्फा हाइड्रिल या फिर थायोल ग्रुप कंटेन करता है इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है। सीरीन में हमने अभी देखा ना, सीरीन में ओ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक। याद रखना है कि मिथ्योनीन जो है, जो आपका मिथ्योनीन होता है, मिथ्योनीन के पास भी आपका सल्फर प्रेजेंट होता है, बट वो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना सकता। पर जो आपका सिस्टीन होता है उसके पास होते हैं सल्फर, सल्फा हाइड्रिल ग्रुप, सल्फर के साथ साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, इसलिए वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ग्लूटामिन, एस्पारागिन। इनकी आर साइड चेन में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर है लाइसिन। लाइसिन का अभी हमने देखा स्ट्रक्चर, इसके पास क्या पाया जाता है, एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप इसके आर साइड चेन में पाया जाता है। और ये जो एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप है ना, ये अपना रोल प्ले करता है इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ठीक है। और ये सॉफ्ट टारगेट होता है फॉर यूबिक्विटिनेशन, ये हम पढ़ेंगे। यूबिक्विटिनेशन क्या होता है, ये क्या होता है कि प्रोटीन अपने आप को, जब प्रोटीन को डिग्रेड करना होता है ना, तो वो यूबिक्विटिनेशन में के प्रोसेस में जाते हैं। तो यूबिक्विटिनेशन साइट कौन सा है, लाइसिन, क्योंकि लाइसिन के बाद क्या है, एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप। ठीक है। तो ये सॉफ्ट टारगेट होता है फॉर यूबिक्विटिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन के पास क्या होती है, इमिडाजोल रिंग, इसके आर साइड चेन में होती है इमिडाजोल रिंग, और ये बफर का काम करता है एट फिजियोलॉजिकल पीएच 7। ठीक है। इस चीज को याद रखना कि हिस्टिडीन जो है, हिस्टिडीन जो है वो एक इमिडाजोल रिंग है, और ये एक्ट करता है एज बफर एट अ फिजियोलॉजिकल पीएच। आर्जिनिन, आर्जिनिन के पास क्या है, आर गुआनिडिनम ग्रुप। आर्जिनिन के पास क्या है, आर साइड चेन पे गुआनिडिनम ग्रुप, गुआनिडिनियम ग्रुप है, या फिर गुआडिनियो ग्रुप भी कह सकते हो। फिर नेक्स्ट है एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, है ना, एस्पार्टिक एसिड या फिर ग्लूटामिक एसिड, इसको ये भी कहा जाता है, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, क्योंकि ये एक एसिड है ना, इसे हम क्या कहते हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड जिसे हम कहते हैं, वही चीजें। ठीक है। ये मैंने अभी बताया, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों होता है इनएक्टिव, क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये कायरल कार्बन नहीं शो कर सकता। कायरल कार्बन कब होते हैं, जब ये चार डिफरेंट एटम के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि एलेनिन। एलेनिन क्या है, ये चार डिफरेंट एटम के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब कायरल कार्बन होते हैं। और जो जिसके पास कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, है ना, वो ही तो रोटेट कर सकता है ना आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। हमने कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में ये क्लियरली अच्छे से पढ़ा है, ऑप्टिकल एक्टिव। जिसको भी नहीं पता हो, आप लोग कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर जाके देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव में, एक एक्टिविटी में एक आपका फॉर्मूला दिया है स्पेसिफिक रोटेशन का। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिवाइडेड बाय सी इंटू एल। सी इज कंसेंट्रेशन, जो हमें ग्राम पर ml में लिखना है, और एल इज द पाथ लेंथ, लेंथ इन डेसीमीटर्स। ठीक है। तो ये है स्पेसिफिक रोटेशन। हम कैसे निकालेंगे, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, अ प्योर सैंपल ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग कायरल कंपाउंड ए इज 0.050 ग्राम इन डिसॉल्व्ड इन H2। H2O का H2O का कितना दिया है, 2.0 ml, and the solution is placed in a 0.5 decimeter cell. The observed value of the optical rotation of this compound is 0.671 degree. What is the value of specific rotation? तो अल्फा ऑब्जर्व रोटेशन डिवाइड बाय सी इंटू एल, तो ये क्या होंगे 0.671, ये क्या है, ये ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ पर ऑब्जर्व रोटेशन, कौन सा रोटेशन ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व वैल्यू दिया है 0.671 डिग्री, और ये हो गया 0.02 के यहाँ से कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू ग्राम पर ml, concentration is equal to 0.050 ग्राम पर डिवाइड बाय 2, 0.050 ग्राम डिवाइड बाय 2। ठीक है। तो क्योंकि हमने कंसिडरेशन क्या बोला था, ग्राम पर ml, यहाँ पर ग्राम आपका दिया हुआ है 0.050। ठीक है। और ml कितना दिया है,
2। तो इसको हमें ग्राम पर एमएल में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, तो यह हमारे पास आ जाएगा 0.025 ग्राम पर एमएल। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे रख देंगे 0.671 डिग्री डिवाइडेड बाय 0.025 इंटू 0.5। ये 0.5 कौन सा है, ये डीएम इज डेसीमीटर। सेल का ये जो है उसका लेंथ दिया है ना, यहाँ पर पाथ लेंथ हमें लिखना है, तो पाथ लेंथ क्या है, यहाँ पर दिया 0.5 डेसीमीटर। हमें पाथ लेंथ किस में लिखना था, डेसीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, द सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ 0.5 डेसीमीटर सेल। तो यहाँ पर सब चीज मेंशन है, बस आपको कैलकुलेट करना है। ये हमने रखा, कैलकुलेट किया, तो अपना आया 53.68 डिग्री। तो जो स्पेसिफिक रोटेशन आया वो कितना है, 53.68 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट हमने अभी बात की एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन बाय एरोमेटिक अमीनो एसिड। हमने अभी भी देखा ना, एरोमेटिक अमीनो एसिड जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं, एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, और उनके पास क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड जैसे कि ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन एंड फिनाइलएलेनिन, इनके पास क्या होता है, कॉन्जुगेटेड रिंग सिस्टम होता है, जो इनको अलाउ करता है टू अब्सॉर्ब एंड एमिट यूवी विजिबल लाइट। ठीक है, making them intrinsically fluorescent and useful in protein analysis. The aromatic side chain of this amino acid is responsible for UV absorption। मैंने भी बताया कि जो aromatic amino acid present, aromatic ring present है, वह UV को absorb करता है। फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन, ये जो है aromatic है, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड क्या है, 4 हाइड्रोक्सिल फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इस वजह से ये क्या करते हैं, ये यूवी को अब्सॉर्ब कर पाते हैं, ये एरोमेटिक होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ट्रिप्टोफेन के पास क्या है, इंडोल रिंग प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन के पास है आपका फिनाइल ग्रुप, ट्रिप्टोफेन के पास होता है इंडोल रिंग। ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन जो है अब्सॉर्ब कर सकते हैं मैक्सिमम नियर अ वेवलेंथ ऑफ 280 नैनोमीटर। ठीक है, और फिनाइल एलेनिन अब्सॉर्ब करते हैं मैक्सिमम में 257.4 नैनोमीटर। Absorbance at 280 nanometer is used for detection and quantification of purified protein। अच्छा, इस चीज को याद रखना, जो लैम्डा मैक्स क्या होता है, ये लैम्डा मैक्स क्या होता है, जैसे कोई भी अमीनो एसिड, जैसे ये तीनों अमीनो एसिड जो है, जो जितनी हाई रेंज पे आपका मैक्सिमम अब्सॉर्बेंस शो कर रहा है, उसको हम उसका लैम्डा मैक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे फिनाइल एलेनिन शो करता है 257.4 नैनोमीटर पे, टायरोसिन जो है वो शो करता है 274.6 नैनोमीटर पे, ट्रिप्टोफेन जो है वो शो करता है 279.8 नैनोमीटर पे। तो एक चीज याद रखना, फिनाइल एलेनिन जो है वो सबसे कम अब्सॉर्बेंस शो करता है, और जो ट्रिप्टोफेन जो है वो सबसे हाईएस्ट अब्सॉर्बेंस शो करता है। ठीक है, ट्रिप्टोफेन क्या करता है, हाईएस्ट अब्सॉर्बेंस शो करता है, और फिनाइल एलेनिन सबसे लोवेस्ट अब्सॉर्बेंस शो करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज कंप्लीट कर लिया, बस आज इतना ही रखूंगी मैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ये समझने वाला चैप्टर है, तो हम छोटा छोटा पार्ट लेके ही चलेंगे। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। टिल देन आप लोग पीछे की जो चैप्टर है वो भी रिवाइज कीजिए साथ में, और कुछ भी अगर नहीं समझ में आया होगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट टाइप कीजिए, मैं देखूंगी। ठीक है, आप लोग को जो और सजेशन देना हो दे सकते हैं। बाकी टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।